हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो 128 साल बाद किस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करने का फैसला हुआ है? कौन सा? पेरिस, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन? क्या होगा आंसर? इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है, भारत की रैंक क्या है और किस पैमाने पर ये हंगर इंडेक्स निकाला जाता है, क्या होता है, डिटेल बात करेंगे ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए। इजराइल ने 10 से 11 लाख फ़लस्तीनियों को गाजा का उत्तरी क्षेत्र छोड़कर निकल जाने को कहा है और एक नई मानवीय त्रासदी वहां देखने को मिल रही है और इस पर यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी कुछ कहा है, वो भी बात करेंगे एनिमेशन, मैप सब के ज़रिए। 9वां P20 जिसको कहेंगे हम G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? रेल मंत्री की किन 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है? और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन है, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, इस साल का अगर मैराथन आपने नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। किस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? आंसर का इसका लॉस एंजलिस 2028। ठीक है, 2028 वाला जो होने वाला है, ठीक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें इसको रखे जाने का ये प्रस्ताव है और कार्यकारी बोर्ड ने इसको पारित कर दिया। न्यूज़ आप देख रहे हैं, ओके। हालांकि इस पर फाइनल जो फैसला है वो मुंबई में लिया जाएगा, जो उसकी ओलंपिक समिति की सभा बुलाई गई है और उसी में ये फैसला होगा अभी 1-2 दिन में ही। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी यानी IOC के उसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। तो उन्होंने ये बात कही है कि 5 नए खेलों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव आया था और इनमें कौन कौन से हैं? T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, तो ये सब शामिल है। तो उनमें ये क्रिकेट भी है। तो ये इन 5 खेलों को मंजूरी दे दी है एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, ठीक है। लेकिन 141वां जो आम सत्र होगा, आम सभा कहिए, उसमें मतदान होगा, उसके ज़रिए फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अब ये हो गया है। तो अब सवाल होगा कि कितने वर्षों बाद ओलंपिक में ये शामिल होगा? तो 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल हो रहा है क्रिकेट। आखिरी बार वर्ष 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें शामिल हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन की क्रिकेट टीम ने फ्रांस को हराया था और उसके बाद से ओलंपिक में तो क्रिकेट नहीं रहा। लेकिन अब 128 साल बाद कब होगा? 2028 में, ठीक है। तो इसमें ये क्रिकेट शामिल होने जा रहा है, महत्वपूर्ण बात है, ओके। तो ये लॉस एंजलिस कहाँ है? ये अमेरिका का एक शहर है, वहीं पर ये आयोजन होने जा रहा है, ठीक है, अमेरिका में लॉस एंजलिस, वहाँ 2028 में। और उससे पहले 2024 में कहाँ पर होना है जो ओलंपिक है? वो होना है पेरिस में। और 2028 के बाद कब होगा? 2028 के बाद आप देख रहे हैं ब्रिस्बेन में होगा 2032 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा देना। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर का 111 भारत की ये रैंक है, ओके। जितना रैंक ज़्यादा है उसका मतलब ये हुआ कि स्थिति खराब है और जितना रैंक कम होगा इस इंडेक्स के अनुसार वो माना जाएगा कि बेहतर स्थिति है, ठीक है। तो न्यूज़ देख रहे हैं आप, 125 देशों में भारत का स्थान 111 है, यानी स्थिति खराब है। इंडिया फिसल कर 111 पर आ गया है। और अगर हम स्कोर देखेंगे, ये तो रिपोर्ट का ये कवर पेज देख रहे हैं आप, और स्कोर देखेंगे 100 में कितना अंक मिला है इंडिया को, तो वो अंक मिला है 28.7, ठीक है। यहाँ जो अंक है ना, वो स्कोर जितना कम होगा स्कोर उतना बेहतर है और जितना ज़्यादा होगा स्कोर उतना ही गड़बड़ होगा। तो कैसे स्कोर का पैमाना मापा जाता है वो भी आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि 2015 के बाद से भूख के खिलाफ यानी हंगर के खिलाफ ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है इंडिया में, जो कोशिशें हुई हैं उनमें। हालांकि दुनिया भर में यही स्थिति कमोबेश ऐसे ही चल रही है, ठीक है। हालांकि एक और बात है कि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, कहा कि ये त्रुटिपूर्ण काम है, इसमें बहुत सारे
जो आंकड़े हैं वो ठीक से नहीं लिए गए हैं और इस वजह से हम इसको खारिज करते हैं, हम आपत्ति जताते हैं। भारत सरकार का ऐसा कहना है। तो और क्या करिए सरकार वो और आगे बताएंगे। पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में बेसिक बातें आपको बताते हैं। ठीक है, तो 2023 में अभी रैंक है 111 125 देशों में। इससे पहले पिछले साल 2022 में 121 देशों में इंडिया का रैंक 107 था। 2021 में 116 देशों में 101 रैंक था और उससे पहले 94 और उससे पहले यानी 2019 में 102 रैंक था। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ से कि लगातार रैंकिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये होगा कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो देखिए, आयरिश सहायता एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और दूसरी एक जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। अब सवाल आपके मन में होगा कि कैसे ये हंगर इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है, तो उसका स्कोर जो है, उसके इंडिकेटर जो हैं वो सब क्या क्या हैं। तो देखिए, ये है इंडिकेटर जो कि 4 तरीके के हैं। एक होता है अल्प पोषण, यानी कुपोषण की वो स्थिति जिसमें पोषक तत्व जो है ना शरीर में वो उसकी मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होती है, अल्प पोषण कहलाती है। ठीक है, यानी अंग्रेजी में कहेंगे अंडर न्यूरिशमेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात है बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये देखा जाता है यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब ये हुआ 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है और लंबे समय से ये कुपोषित हैं, तो वो दिखाता है। और चौथा है ये पैमाना इसका चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिसका वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, तो ये तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 पैमाने हैं, इसी के आधार पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। अब सवाल आपके मन में होगा कि भारत की इन चारों जो पैमाने हैं इसमें क्या स्थिति है। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, एक एनिमेशन के जरिए आपको बता रहे हैं। भारत के 16.6% जो आबादी है वो अल्प पोषित है, यानी अंडर न्यूरिश्ड है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 3.1% बच्चों की मौत हो जाती है। 5 वर्ष मतलब वो अपना 5th बर्थडे भी नहीं देख पाते हैं, 3.1% बच्चे, भारत की बात हो रही है। तीसरी बात क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे जो है ना, उनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम है, यानी चाइल्ड स्टंटिंग हुई यहाँ पर। अगली बात, चौथी बात यह है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 18.7% बच्चे का वजन लंबाई के अनुसार कम है, यानी चाइल्ड वेस्टेड कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये सब आंकड़ा आपने देख लिया, PDF भी मिल जाएगा, अभी आप देखते जाइए पूरा। ओके, अब सवाल ये होगा कि दुनिया में किन किन देशों की स्थिति बेहतर है। तो देखिए, ये 20 देश हैं जिसकी एक ही रैंकिंग दी गई है और एक ही स्कोर दिया गया है 5 से कम। मतलब इन देशों में वहाँ भूख के खिलाफ जो अभियान है वो बेहतर चला है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, बेलारूस है, चिली हो गया, चाइना हो गया, एस्टोनिया हो गया, हंगरी, कुवैत, लातविया वगैरह वगैरह, माल्दो, सर्बिया, UAE, हंगरी, ये सब देश हैं उसमें। ओके, और हालांकि अगर आप एक और मैप मैं दिखा देना चाहता हूँ, तो इसमें जो कलरफुल दिख रहा है ना, उन सब देशों की रैंकिंग है, और जो ये कलर वाला जो दिख रहा है उन सब की रैंकिंग नहीं की गई है। जैसे अमेरिका, कनाडा, इधर ब्रिटेन और बहुत सारी यूरोपीय देश हैं, उन सब की नहीं है, इधर ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, और ये भारत का यहाँ पर है। भारत का येलो स्थिति में दिया गया है, मतलब कि ये सीरियस कंडीशन में है, स्थिति में है इंडिया। ठीक है, एक और बात कही गई है इसमें कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से भूख को लेकर, यानी हंगर को लेकर काम जो है ना, उसमें ठहरा गया है, लड़ाई में ठहरापन आया है। इसकी वजह भी है, जैसे कोविड-19 महामारी है, रूस यूक्रेन युद्ध है, आर्थिक ठहराव है, जलवायु परिवर्तन है, तो उस वजह से प्रभाव पड़ा है।
ओके, तो ये एक स्थिति आपने देख ली। अब पड़ोसी देश को भी देख लेते हैं, अपने पड़ोस में किन किन देशों की क्या स्थिति है। चीन की जो रैंकिंग है 1 से 20 रैंक के अंदर में है और इसका 5 से कम स्कोर है, बेहतर स्कोर है। श्रीलंका की रैंक 60 है, बांग्लादेश की 81 है, पाकिस्तान का 102 है, अफगानिस्तान का 114 है। तो इसमें बस अफगानिस्तान से बेहतर हम ही हैं, यानी इंडिया है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये दिख रहा है। ठीक है, अब ये बात है कि सरकार ने क्या कहा है इस रिपोर्ट पर। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो उसने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो सवाल के घेरे में है और हंगर को लेकर जो उन सब ने जो पैमाना लिया है वो सब गलत है और भारत की जो वास्तविक स्थिति है उसको प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो हंगर इंडेक्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के लिए ये देख लेते हैं कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए भारत के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, यानी सरकार की ओर से क्या क्या इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल अंदर से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, पहली बात, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट जो है ना वो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को टारगेट करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत सब्सिडी पर फूड प्रोडक्ट जो है ना वो प्राप्त करने का अधिकार देता है ये कानून। और इसी के तहत ये फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके तहत कुपोषण से लड़ने की एक काम किया जाता है। दूसरा क्या है, पोषण अभियान है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है PM ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। इस स्कीम को 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इस स्कीम का उद्देश्य यही कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है, एनीमिया है, अल्प पोषण है, उन सब को कम करना। ठीक है, तो यही सब कैटेगरी है जिससे जो हंगर इंडेक्स है उसमें भी ये पैमाना मापा गया था। ठीक, तीसरी बात है फूड फोर्टिफिकेशन। वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत दूध, चावल, नमक, इन सब में जो फूड प्रोडक्ट हैं उसमें जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A, D, इन सब को मिलाया जाता है ताकि फूड प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जा सके और जो लोगों में जो उन सब पोषण की कमी होती है तो वो पूरा हो जाए। तो फूड फोर्टिफिकेशन हो गया। अगला है मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन के तहत क्या होता है, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन लगाई जाती है प्रिवेंटिव डिजीज़ की। ओके, टीकाकरण प्रदान किया जाता है ताकि आगे दिक्कत ना हो। ओके, इसके अलावा एक और है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की एक पहल है जो कोई सुरक्षित, स्वास्थ्य और साफ भोजन, जो बेहतर फूड है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये काम किया जाता है। आगे एक और पॉइंट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना यानी ICDS। इस योजना को 1975 में शुरू किया गया था और इसके तहत 0 से 6 ईयर के उम्र के जो बच्चे हैं, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको ये सर्विस के लिए पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए उनको सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सब जो है ना, ये तमाम जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कुपोषण, भूख, इन सब से रिलेटेड ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या समझा आपने कि इंडिया की रैंक इस बार 111 है और सरकार ने कहा है कि ये गलत रिपोर्ट है। ठीक है, दूसरी बात कि ये स्थिति है, ये सब जो इनिशिएटिव है वो भारत के हैं। ओके, और कैसे रैंक आया, क्या आया, ये सब आपने समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना उन सब का PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। और अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना तो करंट अफेयर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसकी शानदार तैयारी हो पाएगी इस मेंबरशिप के ज़रिए आपकी। और इसके ज़रिए क्या मिलता है आपको, करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है PDF के ज़रिए, मॉक टेस्ट होता है, इन सब के ज़रिए। ओके, तो क्या क्या मिलेगा इसमें, तो अगले 365 दिनों तक PDF मिलेगा और पिछले भी जो बीत चुके हैं, पिछले साल और इस साल के, वो सारे PDF आपको मिल जाएंगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और वो भी
अलग अलग तरह के, जैसे वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, और वीडियो का लिंक भी है। जैसे मैंने जो भुखमरी वाली जो रिपोर्ट दिखाई उसमें एनिमेशन बहुत सारे थे, तो समझना बेहतर होता है, तो वहाँ पर लिंक भी रहता है पीडीएफ में ही, आप क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से। ओके, और इसी के साथ डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, इसी मेंबरशिप के ज़रिए। और इसी के ज़रिए इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, और ये क्वेश्चन तो नहीं दिया मैंने, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इजराइल ने 10 से 11 लाख फ़लस्तीनियों को गाजा के उत्तरी क्षेत्र से निकल जाने को कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, मानवीय त्रासदी है। ये 13 अक्टूबर को उत्तरी गाजा में रहने वाले तमाम लोगों को कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर में वो पूरा का पूरा इलाका खाली कर दें, और इसके बाद से वहाँ हड़कंप सा मच गया है। अब देखिए लोग ऐसे ही जा रहे हैं। अब इस चीज़ को ना मैप के ज़रिए समझते हैं तो बेहतर आप समझ पाएंगे हुआ क्या है वहाँ पर। वैसे इतिहास तो मैंने बता दिया था पिछले कुछ वीडियो में, अभी की स्थिति दिखाते हैं। प्यारा भारत जो उधर चला गया देख रहे थे आप, और ये है इजराइल और फ़लस्तीन। इजराइल रेड कलर में और फ़लस्तीन उधर जो दो हिस्से में है, इधर वाला ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है। तो गाजा में ही जो हमास है उसका कब्जा है। तो इस जगह से, यानी जो गाजा का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ से इस तरीके की बहुत ही घनी आबादी है। ठीक है, तो गाजा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी यहाँ से निकल जाने को कहा है। इजराइल ने कहा है कि हम यहाँ पर एक्शन करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, और हमास के जो भी लोग हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो सबको कहा है कि आप दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं। और ये बहुत ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है, ये करीब 36 किलोमीटर लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो कहीं 10 किलोमीटर कहीं 6 किलोमीटर ऐसे ही है। अब वहाँ से लोगों को इतनी बड़ी आबादी को, मतलब लगभग गाजा में रहने वाले आधी आबादी को, उनको कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाओ और दूसरी तरफ चले जाओ। तो अब इसको आप ये गाजा का ये मैप देख लीजिए, तो ये है, तो यहाँ से मतलब कह दिया गया है कि इतना हिस्सा आप खाली कर दो, और उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और ये मैसेज कैसे पहुँचाया गया है, क्योंकि इधर से तो जो भी सप्लाई था कनेक्शन का, यानी बिजली पानी वो सब तो रोका ही हुआ है। तो बिजली नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पर मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में इजराइल ने क्या किया, वहाँ पर्चियाँ फेंकवाई हैं आसमान से, हवाई जहाज़ से, उसमें लिखा है कि आप ये खाली कर दो यहाँ से पूरा का पूरा इलाका। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में सेना, यानी इजराइल की सेना गाजा शहर में अपनी कार्रवाई बहुत पुरजोर आगे बढ़ाएगी, और इससे आम नागरिक न प्रभावित हों, इसके लिए वो लोग निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इजराइल फोर्सेस का कहना है कि हमास के लड़ाके जो हैं वो शहर के नीचे सुरंग बिछाकर वहाँ रह रहे हैं, रिहायशी इमारतों के नीचे। तो उन पर जो एक्शन होने वाला है उससे ये आम लोगों को दिक्कत होगी और वो निकल जाए वहाँ से। इसके बाद से मतलब लगातार लोग वहाँ से निकल जा रहे हैं। आपको बताऊं कि 1 लाख सैनिक तो इस इलाके में तैनात कर दिए हैं इजराइल ने, और 3,60,000 से ज़्यादा रिज़र्व सैनिकों को यहाँ पर जुटाया गया है। और आशंका है कि आगे आने वाले वक्त में ये पूरा गाजा पर हिस्सा हो जाएगा। ठीक, आतंकवादी संगठन है हमास, लेकिन जो वहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादातर उससे जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, इस सब के बीच में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही मार्मिक अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने ये ट्वीट करके कहा इजराइल को और पूरी दुनिया को कि क्या कहा, इवन वार्स हैव रूल्स, मतलब युद्ध के भी नियम होते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना ये गंभीर मानवीय परिणाम होंगे। मतलब हुआ ये है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस को भी कह दिया है कि अपने जो एजेंसी है, अपने जो लोग हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सब को भी वहाँ से हटा दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। ये पूरा इलाका यूनाइटेड नेशंस को भी कहा गया है कि उनके जो भी यहाँ कैंप हैं, जो भी राहत के लिए अभियान चला रहे हैं, वो सब हट जाएं और इधर चले जाएं। पूरा इलाका खाली होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन बड़ा ही घनी आबादी वाला है, यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम दिक्कतें हैं। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस बीच में आया है,
कहा है कि आपको कार्रवाई करनी है तो भाई हमास पर कीजिए, आप ये आम लोग जो है ना वहाँ के, ये बड़ी त्रासदी ये ना हो, ये भी मामला है। वैसे अगर आप देखिए इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में और हमास के बारे में आप जानना चाहते हैं, डिटेल एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमास जिसकी स्थापना इज़राइल ने ही करवाई थी और आज वो हमास इज़राइल पर ही अटैक करके बहुत बुरी हालत कर रखी है उसने, मतलब भस्मासुर बना हुआ है। ठीक है, इज़राइल फ़लस्तीन का पूरा मामला आप समझ पाएंगे इस वीडियो के ज़रिए। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 पार्लियामेंट 20 किस शहर में आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। आंसर का न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। ओके, तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है कब से कब तक, 13 और 14 अक्टूबर को न्यू दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया और इसमें G20 देशों के जो संसद है उसके अध्यक्ष, सभापति, ये सब उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सवाल हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर क्या क्या बातें कही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दो। वैसे भाषण तो लंबा होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात पर अफसोस जताया कि दुनिया के कई देश और संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवाद की परिभाषा पर एक मत नहीं। इज़राइल में जो उपजा है ये संकट, तो उसका नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि दुनिया के अलग अलग कोने में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई अछूता नहीं। आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, ये मानवता के खिलाफ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था, यानी भारत की संसद को। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को बंदी बनाना, उनको ख़त्म करना था। तो दुनिया को एहसास हो रहा है कि आतंकवाद जो है ना वो दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। एक और पॉइंट आपको बता दूं, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि इस मीटिंग में कनाडा के संसद के स्पीकर उनको शामिल होना था कि लेकिन वो नहीं आए। दरअसल इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन चल रहा है। जून में खालिस्तानी चरमपंथी यानी आतंकवादी कहिए, भारत की ओर से तो आतंकवादी घोषित था, हरदीप सिंह निज्जर, तो उसकी हत्या हो गई थी। उसमें ये आरोप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने लगा दिया था, यानी जस्टिन ट्रूडो ने, कि भारतीय एजेंट इसमें शामिल हो सकते हैं इस हत्या में। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है, तनाव है। भारत ने इस आरोप को बेतुका कह के खारिज कर दिया था और ये टेंशन लगातार चल रहा है। ओके, तो यहाँ ये P20 सम्मेलन हुआ, तो यहाँ पर बात होगी अपने लोकसभा की और राज्यसभा की भी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। आंसर होगा शिव शंकरी। ठीक है, अवार्ड इनको मिल गया है शिव शंकरी को। 12 अक्टूबर को ये अवार्ड मिला, और क्यों मिला है, तो उनकी एक आत्मकथा है सूर्य वामसम। क्या है नाम, ये भी ध्यान रखने की बात है, सूर्य वामसम, तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है। और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेल मंत्रालय की किन 2 कंपनियों को अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न, आंसर होगा इसका एयरकॉन और राइट्स लिमिटेड, ये दोनों रेल मंत्रालय की कंपनियां हैं। तो और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं जो PIB की ओर से जारी हुआ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से। तो वित्त मंत्रालय ये जारी करता है, तय करता है कि कौन सी नवरत्न है, कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। तो 12 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने एयरकॉन यानी एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड उसको और राइट्स लिमिटेड, तो उन दोनों को नवरत्न घोषित किया है। तो ये दर्जा मिलने के बाद से अब ये दोनों जो कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड को और आगे बढ़ाने, बहुत सारे फैसले खुद ही लेने, सरकार पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी अपने फैसले को लेकर, और प्रभावी ढंग से पूरी दुनिया में ये काम कर सकेगा। ठीक है, तो बाज़ार की विश्वसनीयता बढ़ती है और बहुत सारी परियोजनाएं शुरू करने में उनको आसानी होती है। ये मिल जाता है नवरत्न का दर्जा। तो
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर पूरी लिस्ट भी बताएंगे आपको, नवरत्न, महारत्न, वो सब कौन कौन सी कंपनी है। तो क्वेश्चन होगा, देश के 15वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE या इसको PSU भी कह सकते हैं, उसका नाम बताएं। तो 15वीं कंपनी कौन है? होगा इरकॉन। ओके, फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इरकॉन। तो वो 15वीं कंपनी है। ओके, 2 कंपनी मैंने बताई थी, तो उसमें से एक ही 15वीं कंपनी है। इसका काम क्या है? तो रेलवे, हाईवे, एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन, इन सब का निर्माण करना। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये कंपनी काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं योगेश कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, देश के 16वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE यानी PSU कहिए, उसका नाम बताएं। आंसर पता ही होगा, राइट्स लिमिटेड, पहले ही मैंने बता दिया था। तो ये 16वीं कंपनी है नवरत्न। ठीक है, तो टोटल देश में ना 16 कंपनियां हैं जो नवरत्न कंपनियां हैं। ओके, तो राइट्स लिमिटेड भारत की एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग फर्म है, और ये ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोलिंग स्टॉक, इन सब के निर्यात, नेशनल हाईवे में काम करना, एयरपोर्ट, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह, इंपोर्ट, इन सब में सर्विसेज प्रदान करती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, मुख्यालय गुड़गांव में है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राहुल मित्तल। क्या नाम है? राहुल मित्तल, मित्तल नहीं, राहुल मित्तल। अब हम लोग देख लेते हैं जो देश में नवरत्न कंपनियां हैं उन सब की लिस्ट देख लेते हैं। अब उससे पहले एक और बता दूं बात, कि देश में जो PSU या CPSE उन सब की कैटेगरी है। एक है महारत्न जो सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है, उसके बाद नवरत्न, फिर मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2 होता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को इस कैटेगराइजेशन करती है। कब से मिलना शुरू हुआ था ये नवरत्न कंपनियां का दर्जा? तो 1997 में। ठीक है, और महारत्न कंपनी का दर्जा कब शुरू हुआ था? 2009 में। तो महारत्न 2009 में और नवरत्न 1997 में। ठीक है, दर्जा शुरू हुआ था। तो इससे यही फ़ायदा मिलता है कि डेवलपमेंट करने में आसानी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नवरत्न कंपनियां जो है ना, उन सब के नाम क्या क्या हैं। जो टोटल 16 हैं उनके नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NDMC लिमिटेड, ओके, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और फिर इरकॉन है और राइट्स है। तो ये टोटल 16 जो कंपनियां हैं वो नवरत्न कंपनियां हैं। तो इन सबको आप PDF से देख लेना, वहाँ डाउनलोड करके पूरी लिस्ट मिल जाएंगी। ओके, और अब हम लोग देखते हैं महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो पहले है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL, NTPC लिमिटेड, ओके, ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अच्छा, एक ONGC विदेश लिमिटेड है, वो नवरत्न है और ये उसकी पेरेंट कंपनी है, तो ONGC ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये 13 जो है ना वो है महारत्न कंपनी और 16 है नवरत्न कंपनी। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक
SDG 3 को शामिल करते हुए। तो ये है इस बार के थीम SDG 3 इसको शामिल करते हुए। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के टोटल 17, उसी में से ये जो 3 है ना वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से रिलेटेड है, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है और इसी को कनेक्ट किया गया है इस बार के थीम में, मानक जो दिवस है उससे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस यानी वर्ल्ड वाइट केन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 15 अक्टूबर को, ठीक है। 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। दृष्टिबाधित जो लोग हैं यानी ब्लाइंड पर्सन हैं उनके लिए ये छड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, एक ऐसा ये उपकरण है जिससे नेत्रहीन लोग जो हैं वो सड़कों पर चल सकते हैं और उससे उनको पता चलता है कि आगे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो ये दिवस है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट। कल है संडे, तो संडे को वीकली करंट अफेयर्स आएगा, उसे भी देखिएगा ज़रूर, ओके। और डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे आता है, ओके। बाय।